नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल डिकोड इट ईजी में। और आज हम देखने जा रहे हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के चैप्टर नंबर 8 जो कि है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में। इसमें टोटल 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन 52 से सेक्शन 56 तक। तो आइए विस्तार से एक एक सेक्शन को जानते हैं। सेक्शन 52 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? The court will not take action unless the complaint is filed by either government, regulators, employees और unions। मतलब ये 4 लोग ही हैं जो कि कोई कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और तभी कोर्ट जो है इस कंप्लेंट को लेगा, इस पे एक्शन लेने की सोचेगा। ठीक है, गवर्नमेंट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द अथोराइज्ड ऑफिसर जो कि होगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, रेगुलेटर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जैसे बता दिया। एम्प्लॉय खुद भी जाकर के अपना क्लेम जो है फाइल कर सकता है। देन यूनियन हो सकती है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये भी फाइल कर सकते हैं। सेकेंड है वेयर इज़ द ट्रायल हेल्ड, मिनिमम कोर्ट रैंक। ठीक है ना, जो ट्रायल होता है वो मिनिमम कोर्ट रैंक पे ही होगा। द लॉ बाईपासेस जनरल CRPC रूल्स टू इंश्योर हायर लेवल जुडिशियल ओवरसाइट। ऑथराइज्ड कोर्ट्स मस्ट बी a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class. Restriction: any court inferior to these ranks is strictly prohibited from trying offences under this code. ठीक है, अब इसके की लीगल प्रिंसिपल्स क्या है? स्टैंडिंग प्रिवेंट्स स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी लिटिगेशंस, ओनली स्टेक होल्डर्स हैव अ राइट टू स्यू। मतलब कि कोई एक थर्ड पर्सन या कोई स्ट्रेंजर जाकर के किसी का जो क्लेम है वो फाइल नहीं कर सकता है कोर्ट में। वो जो है स्टेक होल्डर्स होंगे जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकती है, रेगुलेटर्स में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो सकता है, एम्प्लॉय जिसका खुद का क्लेम है वो हो सकता है, या फिर किसी यूनियन से जिससे वो जुड़ा हुआ है वो ट्रेड यूनियन जाकर के रजिस्टर कर सकती है उसके बिहाफ पे। ठीक है, देन ओवर राइडिंग पावर क्या है? सेक्शन 52 का 2 जो है, जो भी हमने पढ़ा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन द CRPC, मीनिंग दिस कोर्ट रिक्वायरमेंट टेक प्रायोरिटी ओवर जनरल क्रिमिनल लॉ। ये जनरल क्रिमिनल लॉ के ऊपर इसकी प्रायोरिटी रहती है इन केसेस की। सेक्शन 53 पावर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। द एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकट द पावर नॉट विथ स्टैंडिंग सेक्शन 52 the court process, the government can appoint an adjudicating officer to handle specific offences। जो appropriate government है वो कुछ specific offences के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है और कोर्ट प्रोसेस को नहीं फॉलो करना पड़ेगा जो सेक्शन 52 में बताया गया है। ठीक है, रैंक रिक्वायरमेंट क्या होगी? द ऑफिसर मस्ट बी एटलीस्ट एन अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट स्टेट ऑफिसर होना चाहिए। ये किस पे एप्लीकेबल होगा? स्कोप क्या है? दिस अप्लाइज ओनली टू स्पेसिफिक पेनल्टीज। एग्जाम्पल सेक्शन 54(1)(a), C, 54(2), 56(7) टिपिकली इन्वॉल्विंग माइनर नॉन कंप्लायंसेज और डॉक्यूमेंटेशन फेलियर। जिसमें माइनर नॉन कंप्लायंसेज हैं, डॉक्यूमेंटेशन फेलियर है, उन केसेस में ये शॉर्टकट है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो अपॉइंट कर देगा एक एजुकेटिंग ऑफिसर को और कोर्ट में केस नहीं जाएगा। Power during inquiry, summoning, power to enforce the attendance of any person familiar with the case। वो जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो किसी भी जो पर्सन है जो उससे रिलेटेड है उसको जो है फोर्स कर सकता है, समन कर सकता है फॉर प्रेजेंस। एविडेंस, पावर टू डिमांड डॉक्यूमेंट्स और वर्बल टेस्टिमनी रेलिवेंट टू द इंक्वायरी। वो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मांग सकता है या फिर वर्बल टेस्टिमनी या स्टेटमेंट ले सकता है। Decision, if satisfied that the offences was committed, the officer can impose the penalty directly without the magistrate's trial। और अगर वो कन्विंस हो जाता है वो ऑफिसर, एजुकेटिंग ऑफिसर, कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है उस पर्सन ने, तो वो डायरेक्टली पेनल्टी इम्पोज कर सकता है विदाउट मजिस्ट्रेट के ट्रायल के। ये क्यों किया गया है? इसका की स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या होगा? एफिशिएंसी, बाईपास द बैकलॉग ऑफ फॉर्मल कोर्ट सिस्टम। जो कोर्ट सिस्टम है उसमें काफ़ी बैकलॉग होता है और उसको बाईपास करके हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। देन स्पेशलाइजेशन, डिसीजंस आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव
एक्सपर्ट्स फैमिलियर विद द लेबर एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑफिसर होगा वो लेबर एडमिनिस्ट्रेशन के जो ये कोड्स हैं, जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनसे काफ़ी उसका जो है फैमिलियर वो है, तो इसमें एक्सपर्ट डिसीजन ले पाएगा। तो ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है। लीगल वेट, द ऑफिसर एक्ट एज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी विद लीगल पावर्स टू इन्फोर्स एविडेंस। और जो ऑफिसर है उसके पास लीगल अथॉरिटी रहेगी, लीगल पावर्स रहेंगे कि वो जो है इस पे एक्शन ले पाए। सेक्शन 54, पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस। पेनल्टीज क्या क्या होंगी डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए। द पेनल्टी हायरार्की क्या है, द कोड कैटेगराइजेस पेनल्टीज बेस्ड ऑन द सीवियरिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑफेंसेस। कितना सीवियर ऑफेंस है और कितने बार, कितने फ्रिक्वेंटली ये किया जा रहा है, उसके बेसिस पे कोड में कैटेगराइज किया गया है पेनल्टीज़ को। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम ये ऑफेंस हो रहा है तो 50,000 तक फाइन है। अगर रिपीट ऑफेंस है विद इन 5 ईयर्स तो अप टू 3 मंथ्स की जेल हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। देन जनरल कंट्रावेंशन में क्या होगा, फाइन अप टू 20,000 रुपीज़। अगर रिपीट ऑफेंस हो रहा है विद इन 5 ईयर्स तो अप टू 1 मंथ जेल, या फिर जुर्माना होगा 40,000 का, या फिर दोनों हो सकता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस में डॉक्यूमेंट मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, फुलफिल नहीं है, तो उसमें फ़ाइन है 10,000 तक का जुर्माना है। और जनरल रिपीट पेनल्टी अप्लाइज। ठीक है, अगर ये फिर से रिपीट ऑफेंस हो रहा है 5 ईयर्स के अंदर तो जनरल रिपीट पेनल्टी अप्लाइज होगी। ठीक है ना, वही लगभग मतलब 10,000 रुपये ही पेनल्टी होगी, उसमें कोई भी जेल का प्रोसीजर नहीं है इसमें। देन सेक्शन 54 में ही जो सबसेक्शन 3 है उसमें सेकंड चांस के बारे में बताया गया है कि द नोटिस रिक्वायरमेंट फॉर जनरल वायलेशंस 1C और रिकॉर्ड कीपिंग 2, द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मे फर्स्ट गिव अ रिटन डायरेक्शन टू कंप्लाई। जो वायलेशंस 1C में लिखे हुए हैं या रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड 2 में लिखे हुए हैं, उसके लिए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो पहले जो है एक रिटन डायरेक्शन देगा एस्टेब्लिशमेंट को, एम्प्लॉयर को, कि वो इसको कंप्लाई करें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंटेन करें, रिकॉर्ड कीपिंग सही से करें। ग्रेस पीरियड, इफ़ द एम्प्लॉयर फिक्सेस द इशू विद इन द गिवन टाइम, और उसको वो कुछ टाइम देगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एम्प्लॉयर को कि आप इतने टाइम के अंदर अपना रिकॉर्ड जो है फिर से सही से रख लें, जो वायलेशंस आपने किए हैं अकॉर्डिंग टू 1C एंड 2 उसको सही कर ले, तो वो बच सकता है। तो अगर वो कर लेता है तो नो प्रोसिक्यूशन विल बी इनिशिएटेड, तब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। द एक्सेप्शन, द सेकेंड चांस इज नॉट अवेलेबल इफ द वायलेशन इज अ रिपीट ऑफेंस विद इन 5 ईयर्स। अब ये जो सेकेंड चांस का रूल है ये तब अप्लीकेबल नहीं होगा जब ये ऑफेंस जो है 5 साल के अंदर वापस से रिपीट किया जा रहा है। इससे पहले भी उसको चांस दिया जा चुका है और 5 साल के अंदर उसने फिर से कोई वायलेशन कर दिया सेम टाइप का, तो उससे फिर ये सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। द ऑफेंस इज रिलेटेड टू अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 54(1)(a। अगर अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस का अगर कोई ऑफेंस है तो उसमें सेकेंड चांस रूल नहीं है। इसमें की टेक अवेज फॉर एम्प्लॉयर्स क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर वेजेस, देर इज नो ग्रेस पीरियड फॉर पेइंग लेस देन ड्यू अमाउंट, डायरेक्ट पेनल्टीज अप्लाई। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कम पैसा दे रहा है, जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम पैसा दे रहा है, तो उस केस में कोई भी सेकेंड चांस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली पेनल्टी अप्लीकेबल है। देन रिकॉर्ड कीपिंग, माइनर क्लरिकल एरर्स आर चीपर, 10,000 आपका फाइन लगेगा, बट स्टिल मैंडेटरी टू रेक्टिफाई, लेकिन फिर भी उसको मैंडेटरी है रेक्टिफाई करना। द 5-year वॉच पीरियड, रिपीट ऑफेंसेस सिग्निफिकेंटली एस्केलेट द पनिशमेंट फ्रॉम सिंपल फाइन्स टू क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट। अगर 5 ईयर्स के अंदर बार बार सेम ऑफेंसेस किए जा रहे हैं तो ये एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, और उस पर जो है फिर क्रिमिनल पेनल्टीज दी जा सकती हैं, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 55 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल व्हेन अ कंपनी वायलेट्स द कोड, द लॉ प्रेसेस द कॉर्पोरेट विल टू होल्ड इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल। Responsibility is split between the entity, the company itself, or as a legal person, the key personnel, every person who at the time of the offense was in charge of and responsible for the conduct of the business। क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी कंपनी से कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। एक तो कंपनी इटसेल्फ एज अ लीगल पर्सन, कंपनी ही जिम्मेदार होगी
एज अ सेल्फ एंटिटी, और जो की पर्सनल है, जो उसका इंचार्ज है उस समय जिस समय ऑफेंस किया जा रहा है, और वो पर्सन भी जो रिस्पॉन्सिबल है इस ऑफेंस के लिए डायरेक्टली, ये सभी लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, सबसेक्शन 1 और 2, द लॉ आइडेंटिफाइज टू वेज एन ऑफिसर कैन बी फाउंड गिल्टी। पहला है ऑपरेशनल लाइबिलिटी, बीइंग इन चार्ज ऑफ डेली बिजनेस ऑपरेशंस व्हेन द ऑफेंस अकर्ड, जिसके ऊपर डेली इसके ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये काम किया जा रहा था, जो इंचार्ज है उस काम का, जिसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनका वेज रिलेटेड कोई इशू है, उसका जो इंचार्ज होगा वो एक तो ऑपरेशनल लाइबिलिटी के अंदर में वो उसका लाइबिलिटी सेट की जाएगी। देन स्पेसिफिक फॉल्ट, इफ द ऑफेंसेस हैपेंड विद इन द कंसेंट विद द कंसेंट कन्वेंस और नेग्लेक्ट ऑफ ए डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, या तो कि किसी के कंसेंट से या फिर उसके नेग्लेक्ट से अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसकी भी लाइबिलिटी फिक्स की जाएगी। द इनोसेंस डिफेंस प्रोविजो टू सबसेक्शन 1, एन ऑफिसर कैन अवॉइड पनिशमेंट इफ दे कैन प्रूव वन ऑफ द फॉलोइंग: लेक ऑफ नॉलेज, द ऑफेंस वॉज कमिटेड विदाउट देयर अवेयरनेस। अगर कोई पर्सन जो इसके अंदर जिसकी गलती जो जिसके अंदर में ऑफेंस हुआ है और उसकी लाइबिलिटी सेट हो रही है, वो इनोसेंट प्रूव कर सकता है अपने आप को अगर उससे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, उसके विदाउट अवेयरनेस, उसको बिना पता हुए ये ऑफेंस हो रहा है, तब तो वो जो है इनोसेंट प्रूफ हो सकता है। या फिर ड्यू डिलिजेंस, दे टुक ऑल रीजनेबल स्टेप्स एंड एक्सरसाइज प्रॉपर केयर टू प्रिवेंट द वायलेशन फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। या फिर वो सारे रीजनेबल स्टेप्स और एक्सरसाइज कर रहा है प्रॉपर केयर से टू प्रिवेंट द वायलेशन फ्रॉम हैपनिंग। अगर वो ये प्रूव कर पाए कि वो इस वायलेशन को होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसने किया है, रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं, तो फिर वो जो है इनोसेंट प्रूफ हो सकता है। लीगल डेफिनेशंस, द एक्सप्लेनेशन, द टर्म कंपनी इज यूज ब्रॉडली इन दिस कोड टू इंश्योर नो बिजनेस स्ट्रक्चर कैन एस्केप लाइबिलिटी, ठीक है ना। कंपनी वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे इस कोड में ताकि कोई भी जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो इसकी लाइबिलिटी से बच ना सके। कंपनी इंक्लूड्स कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स LLPs एंड एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जो कुछ भी होगा वो कंपनी के अंदर आता है। डायरेक्टर इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म, और जो डायरेक्टर होता है वो एक पार्टनर होता है फर्म में, ठीक है। समरी फॉर द बोर्ड रूम, नो हाइडिंग, directors and managers cannot simply blame the company, they are personally liable for the liable by the default। जो डायरेक्टर और मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसमें लाइबल है ऑफेंस के लिए। बर्डन ऑफ प्रूफ, वंस एन ऑफेंस इज फाउंड द बर्डन शिफ्ट्स टू द ऑफिसर टू प्रूव दे एक्टेड विद ड्यू डिलिजेंस। जैसे ही कोई भी ऑफेंस होता है तो अपने ऑटोमेटिकली जो ऑफिसर है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूफ करे कि उसने ड्यू डिलिजेंस किया था और उसने सारे स्टेप्स, रीजनेबल स्टेप्स लिए थे, प्रॉपर केयर किया था कि वायलेशन ना हो। ब्रॉड रीच क्या है, दिस अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिजनेस फ्रॉम स्टार्टअप्स टू जाइंट कॉर्पोरेशंस। ये जो है हर एक पे अप्लाई होता है, चाहे वो एक छोटा स्टार्टअप हो चाहे जाइंट कॉर्पोरेशन लाइक PSUs हो। सेक्शन 56, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का कंपोजिशन, व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इज अ लीगल शॉर्टकट दैट अलाउज एन accused person to pay a sum of money to settle the case without a full trial. It is essentially a pre-trial settlement with the government. कंपाउंडिंग एक जो है शॉर्टकट है, लीगल शॉर्टकट है, जो कि इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है नए कोड में। और ये जो है जो एम्प्लॉयर है जो वो अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि सेट किया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, अगर वो उसको भर देता है बिफोर ट्रायल कंप्लीट्स, तो जो है सेटलमेंट कंप्लीट हो जाता है और फुल ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है फास्ट ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने रखा है। अब एलिजिबिलिटी एंड कॉस्ट देख लेते हैं कंपाउंडिंग का।
द कॉस्ट अ फिक्स्ड सम ऑफ 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन प्रिस्क्राइब फॉर दैट ऑफेंस। तो हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी क्लेम का जो क्लेम अमाउंट रहता है मैक्सिमम उससे 10% जो है उसका मैक्सिमम फाइन हो सकता है, 10 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स मैक्सिमम फाइन हो सकता है। तो जो क्लेम अमाउंट है इंटू 10 इक्वल्स टू मैक्सिमम फाइन, उस मैक्सिमम फाइन का 50% अगर जो एम्प्लॉयर है उसने भर दिया ट्रायल कंप्लीट होने से पहले तो वो बच सकता है। व्हाट कैन बी कंपाउंडेड, अब किस तरह के ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं? ऑफेंसेस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, जिन ऑफेंसेस में सिर्फ फाइन का प्रोविज़न है उन्हीं ऑफेंसेस को कंपाउंडिंग के थ्रू सेटल किया जा सकता है। ठीक है। व्हाट कैन नॉट बी कंपाउंडेड, सीरियस ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ओनली, जो सीरियस ऑफेंसेस हैं जिसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ही होनी है उनको आप कंपाउंडिंग के थ्रू सेटल नहीं कर सकते। और इसमें ऑफेंसेस पनिशेबल विथ बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन भी आते हैं। अगर जो ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हैं उनको भी आप इससे नहीं कर सकते। जिसमें सिर्फ फाइन है उसकी आप कंपाउंडिंग के थ्रू सेटलमेंट कर सकते हैं। द रिपीटेड ऑफेंडर बार, you cannot compound an offense if you have committed a similar violation and were either convicted or compounded within the last 5 years। और अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस को बार बार कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में आपने उसको रिपीट किया है जिसको आप कंपाउंड कर सकते थे, जिसमें से फाइन का प्रोविज़न है, तो भी आप उसको जो है कंपाउंड अगली बार नहीं कर पाओगे। द लीगल इफेक्ट, बिफोर प्रोसिक्यूशन इफ सेटल्ड अर्ली नो कोर्ट केस विल एवर बी फाइल्ड। तो अगर जो है इससे क्या होगा कि बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में नहीं जाएंगे तो डिले नहीं होंगे। ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन इफ द केस इज ऑलरेडी इन कोर्ट द कंपाउंडिंग ऑफिसर इन्फॉर्म्स द मजिस्ट्रेट इन राइटिंग एंड द एक्यूज्ड इज डिस्चार्ज क्लियर्ड ऑफ द चार्जेस। अगर कोई ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है और उस दौरान भी एम्प्लॉयर ने ये कंपाउंडिंग वाला अमाउंट दे करके सेटल कर दिया, तो जो कंपाउंडिंग ऑफिसर होगा वो इन्फॉर्म करेगा मजिस्ट्रेट को इन राइटिंग कि इन्होंने कंपाउंडिंग के थ्रू इसको सेटल कर दिया है, तो उसे कोर्ट से भी बरी कर दिया जाएगा। फेलियर टू कंप्लाई, सबसेक्शन 7, इफ़ अ पर्सन एग्रीज टू अ कंपाउंडिंग ऑर्डर, अगर कोई पर्सन कंपाउंडिंग ऑर्डर को एग्री करता है कि मैं कंपाउंडिंग वाला जो अमाउंट है 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन वो पे करूँगा, बट फेल्स टू पे और कंप्लाई, लेकिन उसको पे बाद में नहीं करता है या फिर फेल हो जाता है, दे मस्ट पे अ पेनल्टी ऑफ 20% ऑफ द मैक्सिमम फाइन इन एडिशन टू द ओरिजिनल फाइन। तो वो जो है फिर ओरिजिनल फाइन तो देगा ही, साथ ही 20% एज अ पेनल्टी भी भरेगा। दिस एक्ट्स एज अ डेटरेंट अगेंस्ट यूजिंग कंपाउंडिंग जस्ट टू डिले द लीगल प्रोसेस। और ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी एम्प्लॉयर या पर्सन इसको एज अ लीगल डिले प्रोसेस, मतलब लीगल प्रोसेस को डिले करने के लिए यूज़ ना कर पाए कंपाउंडिंग को। ठीक है, थैंक यू। तो इस चैप्टर में इतना ही था। होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़।